नमस्कार। सोचिए, आधे सदी से भी ज्यादा वक्त से भारत के दिल में एक ऐसा संघर्ष चल रहा है जिसने देश को बहुत गहराई से बदला है। ये कहानी है नक्सली आंदोलन की। एक ऐसी लड़ाई जिसने आधुनिक भारत को एक नया रूप दिया है। तो चलिए आज इसी के बनने और बिखरने की पूरी कहानी को समझते हैं। ये लड़ाई कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा आप भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस एक बयान से लगा सकते हैं। अब जरा सोचिए, जब देश का प्रधानमंत्री खुद इसे सबसे बड़ा अंदरूनी खतरा बता रहा हो, तो ये साफ है कि ये कोई छोटा-मोटा विद्रोह नहीं था। ये दशकों तक चलने वाला एक ऐसा युद्ध था जो मध्य भारत के घने जंगलों से लड़ा जा रहा था। और ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि इसने सीधी सीधे भारत सरकार की सत्ता को चुनौती दी थी। एक तरह से ये एक समानांतर सरकार चलाने की कोशिश थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतना लंबा और खूनी संघर्ष शुरू ही क्यों हुआ? वो कौन सी गहरी वजह थीं, वो कौन से मुद्दे थे जिन्होंने इसे जन्म दिया और फिर दशकों तक इसकी आग को जलाए रखा? तो देखिए, कहानी शुरू होती है 1967 में पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से। वहां किसानों का एक विद्रोह हुआ और वहीं से यह आंदोलन धीरे धीरे फैलने लगा। 80 के दशक तक इसने अपना बेस मध्य भारत के जंगलों में बना लिया और फिर 2004 में जब कई छोटे बड़े गुट एक साथ मिल गए तो ये एक बहुत ही संगठित और खतरनाक विद्रोह में बदल गया। तो आखिर ये नक्सलवाद है क्या? असल में इसकी विचारधारा चीन के नेता माओ से प्रभावित है। इनका मानना है कि असली लड़ाई मजदूरों और जमींदारों के बीच की है। और इनका एक बड़ा तर्क ये भी है कि भारत का संविधान आदिवासी लोगों को उनके हक दिलाने में पूरी तरह नाकाम रहा है। और इस सोच को जमीन पर पनपने का मौका इसलिए मिला क्योंकि कई आदिवासी इलाकों में सरकार का नामो निशान तक नहीं था। लोगों को उनकी जमीनों से निकाला जा रहा था, जंगलों को काटा जा रहा था, वहां की खदानों से बेशकीमती खनिज निकल रहे थे, पर उसका फायदा वहां के लोगों को बिल्कुल नहीं मिल रहा था। मतलब जब सरकार लोगों की रक्षा नहीं कर पाई तो नक्सलियों ने उस खाली जगह को भर दिया और अपना राज चलाना शुरू कर दिया। अब इस कहानी का एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा जटिल पहलू भी है, और वो है इस आंदोलन में महिलाओं की भूमिका। बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं नक्सली बनी, लेकिन उनकी कहानी विरोधाभासों से भरी हुई है। ये आंकड़ा देखिए और जरा सोचिए। खुद नक्सलियों की रिपोर्ट के मुताबिक उनके 40% लड़ाके महिलाएं थीं। किसी भी हथियारबंद लड़ाई में महिलाओं की इतनी बड़ी भागीदारी वाकई में चौंकाने वाली बात है। तो सवाल ये है कि हजारों महिलाएं, खासकर आदिवासी इलाकों से, इस खूनी रास्ते पर क्यों चली गईं? देखिए, वजह कई थीं। कुछ को बराबरी वाले समाज का सपना दिखाया गया, तो कुछ अपने परिवार वालों की मौत का बदला लेने आई थीं। कई महिलाओं के लिए तो ये पुलिस या फौज की हिंसा से बचने का एक रास्ता था, या फिर अपने घर के मर्दों के अत्याचार से आज़ादी पाने का एक जरिया। लेकिन यहाँ एक बहुत कड़वी सच्चाई भी सामने आती है। आंदोलन ने महिलाओं से बराबरी और आज़ादी का जो वादा किया था, वो अक्सर एक धोखा साबित हुआ। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि महिला लड़ाकों को आंदोलन के अंदर ही अपने ही पुरुष कमांडरों के हाथों भेदभाव और यौन शोषण का शिकार होना पड़ा। इस कड़वी हकीकत का सबसे बड़ा सबूत शायद एक पूर्व माओवादी कमांडर शोभा मंडी की डायरी से मिलता है। उन्होंने जो लिखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ये बताता है कि कैसे आंदोलन के बड़े बड़े वादे अंदर से खोखले थे। तो एक तरफ आंदोलन के अंदर ये सब चल रहा था और दूसरी तरफ भारतीय सरकार ने एक बहुत बड़ा और सोचा समझा जवाबी हमला शुरू किया, और इस हमले ने इस पूरी लड़ाई का रुख ही मोड़कर रख दिया। सरकार की ये स्ट्रैटेजी सिर्फ बंदूक और गोली की नहीं थी। नहीं, ये एक डबल गेम प्लान था। एक तरफ से तो सुरक्षा बल आक्रामक ऑपरेशन कर रहे थे और दूसरी तरफ उन इलाकों में सड़कें और स्कूल बनाकर और नक्सलियों की फंडिंग को रोककर लोगों का दिल जीतने की कोशिश की जा रही थी। और इस स्ट्रैटेजी का असर देखिए, साफ साफ जमीन पर दिखने लगा था। 2014 के बाद के 10 सालों में हिंसक घटनाओं में 53% की कमी आई। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो बताता है कि सरकार की रणनीति काम कर रही थी। यही नहीं, हमारे सुरक्षा बलों को जो नुकसान हो रहा था उसमें 73% की जबरदस्त कमी आई। ये इस बात का साफ संकेत था कि अब लड़ाई का पलड़ा सरकार के पक्ष में भारी पड़ रहा था। और सबसे जरूरी बात, आम लोगों की जानें बच रही थीं। आम नागरिकों की मौतों में 70% की कमी का मतलब था कि इन इलाकों में धीरे धीरे ही सही, पर शांति और सुरक्षा लौट रही थी। फौजी एक्शन के साथ साथ एक और बड़ा हमला किया गया, और वो था नक्सलियों के पैसे के नेटवर्क पर। NIA, ED और राज्यों की पुलिस ने मिलकर इनकी फंडिंग की कमर तोड़ दी। करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त की गई, जिससे इनका पूरा सिस्टम ही ठप पड़ गया।
और जब पैसा बंद हुआ तो जमीन भी पैरों के नीचे से खिसकने लगी। सोचिए 2014 में 126 जिलों में इनका असर था, जो अब घटकर सिर्फ 11 रह गया है। वो जो रेड कॉरिडोर का नाम हम सब सुनते थे, वो एक तरह से अब इतिहास बन चुका है। सिर्फ जमीन ही नहीं, इनकी लीडरशिप भी निशाने पर थी। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जैसे अभियानों में इनके बड़े बड़े लीडर मारे गए, यहां तक कि इनका सबसे बड़ा कमांडर नंबाला केशवराव भी। पिछले 30 सालों में इतना बड़ा लीडर कभी नहीं मारा गया था। तो अब जब ये आंदोलन अपनी कमर पूरी तरह तुड़वा चुका है, तो सवाल ये है कि अब आगे क्या? क्या सब कुछ ठीक हो गया है? आज की हकीकत तो यह है कि नक्सली आंदोलन मिलिट्री के लेवल पर पूरी तरह से हार चुका है। लीडरशिप खत्म है, इलाका हाथ से निकल गया है, और अब तो वो खुद सीज फायर यानी कि युद्ध विराम की बात कर रहे हैं। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है जिसे हमें समझना होगा। लड़ाई तो शायद खत्म हो रही है, पर जिन वजहों से ये लड़ाई शुरू हुई थी, वो मुद्दे आज भी वहीं के वहीं हैं। सरकार की नाकामी, जमीन से बेदखली, संसाधनों की लूट, ये वो समस्याएं हैं जो आज भी मौजूद हैं। और यही वो सवाल है जिसके साथ हम आज की ये चर्चा खत्म कर रहे हैं। विद्रोह को तो बंदूक के दम पर दबा दिया गया है, लेकिन क्या उन बुनियादी शिकायतों को सुना गया, उन जख्मों को भरा गया जिनसे सब कुछ शुरू हुआ था? इसका जवाब ही इस इलाके का और यहाँ के लोगों का भविष्य तय करेगा।